हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अपने 60 डे प्लान को, जिसमें हमने एसएससी जेई है, राजस्थान जेई यानी इनकी प्रीवियस ईयर सीरीज़ को कवर कर रहे थे और साथ में हम एडवांस सीरीज़ भी स्टार्ट की थी मैंने, ठीक है, जिसका एक सेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इनमें हम वो क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में नहीं आते, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में टॉपिक कवर नहीं हो पाते, तो उन टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है और उनको हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है ये मैंने डिसाइड करे हैं, देखिए जितने भी हमारे प्रीवियस बेस का जो पैटर्न है वहाँ से स्टार्ट किया गया है, प्लस जितने भी आपके एनटीपीसी है, एनएचपीसी है और जो पीएसयू के जितने भी हमारे एग्जाम होते थे प्रीवियस ईयर होते थे, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके एक आपके नॉलेज के अंदर एक एनहांसमेंट करेंगे, आपको जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करेंगे और आपको देखिए आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्लस हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपने मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और आपने साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, बिकॉज आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो स्पेशल क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके आपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए आपने 30 ऑफ 30 यानी कि अगर आपके 30 में से 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं एडवांस सीरीज़ के अंदर, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपने अपने प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ में लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। और जो हमारा देखिए ये हमारा सेशन है, ये आपके एसएससी जेई है, वाइजैक स्टील है, आपका एनएलसी एग्जाम है या फिर राजस्थान जेईएन का एग्जाम है, तो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द ड्रॉप फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग। अब देखिए ड्रॉप फोर्जिंग जो ऑपरेशन है उसके अंदर हमारा फोर्जिंग किसके तरीके से होता है, किस आपका मेथड से होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, द वर्क पीस एट द हाई वेलोसिटी, द हैमर एट अ हाई वेलोसिटी, या डाई विद हैमर एट हाई वेलोसिटी, या फिर वेट ऑन द हैमर टू प्रोड्यूस द रिक्विजाइट इम्पैक्ट। अब देखिए ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है। ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है, देख जहाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई का यूज़ करते हैं, प्लस हम जो मटेरियल होता है उसको हम हल्का सा क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई, और डाई के हमारे साथ में कनेक्ट होता है आपका हैमर। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, जब हैमरिंग होगी तो इस जो हमारे मटेरियल है उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी और उसी आपकी जो शेप, जो डाई की शेप है उस शेप को ले लेगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, हमारा हैमर एट हाई वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, बट क्या है, डाई विद हैमर। तो मैंने जैसा अभी डिस्कस किया, यहाँ पर हम डाई कनेक्ट करते यूज़ करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं हमारे हैमर को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो आप इजीली आपको समझ आए, ठीक है। तो थर्ड आंसर आपका राइट हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है, फिगर्स को देखते हैं कि एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसे होती है। देखिए तो ये जो फिगर है ये आपका बता रहा है बेसिक जो परफॉर्मेंस होती है हमारी, कैसे हमारी देखी जाती है इस ऑपरेशन की। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट है, इसको मैंने रैम बोला हुआ है, आप इसको हैमर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये जो देखिए ये पोर्शन है आपका, ये है अपर डाई, या फिर कई बार इसको सिंपली अगर हम बेस पे डाई नहीं यूज़ करते तो सिंपली हम इसको डाई बोल सकते हैं। और बाद में अगर मैंने यहाँ पर लोअर डाई यानी कि मुझे दोनों तरफ से शेप चेंज करनी है तो हमारा क्या है, लोअर डाई है। और बीच में ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। अब देखिए हमारा क्या है, इसको प्री हीटेड है, प्री हीटेड बिलेट है या फिर इनगट है, हमने इसको यूज़ किया है। और नीचे क्या है हमारा, देखिए लोड है, और ये हमारा क्या है, एनविल है। तो कई बार क्या होते हैं, हम इसको लोड को हमारा नहीं लगाते, हम बेसिकली इसको फिक्स्ड भी रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीस, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन, हमारा क्या हमने जो शेप को एक्वायर करना है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मूवेबल होता है, ये डाउनवर्ड हमारा इम्पैक्ट लगाएगा और उसके बाद जैसे ही हमारा जब हमारा शेप होगी वो इस तरीके की शेप बन जाएगी। और साइड साइड से जो मेटल निकलेगा उस पर वो क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैश, ठीक है। तो इससे आपको इतनी चीज़ों को देखना है। और तो आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। आप थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ड्रॉप फोर्जिंग के अंदर होता क्या है, बेसिकली हमारा एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसके अंदर बिलेट को हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं दो डाई के बीच में, और वो बिलेट होती है हमारी क्या होती है, प्री हीटेड होती है। कुछ हमारा टेम्परेचर राइज कर लेते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसका जो बिहेवियर वो डक्टाइल हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से आने वाले काफ़ी एग्जाम में हम जब क्वेश्चन देखोगे तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड होती है वो भी हमारी किससे बनाई जाती है, फोर्जिंग से बनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ बोल्ट के बारे में, ठीक है, तो बोल्ट हमारा होता है जिसके ऊपर यहाँ पे हमारे थ्रेड्स होते हैं, तो बोल्ट का जो हेड होता है ये भी हमारा किससे बनता है, फोर्जिंग से बनता है। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी फोर्जिंग मेथड होता है जिससे हमें बोल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इसको स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि भाई उनको जो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। प्लस उनको पता लगे कि कौन से एडवांस क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो एसएससी जेईएन है, चाहे वो आपके गेट है, इंजीनियरिंग सर्विस है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेस वही होता है सबका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए शेयर कीजिए सेशन को तभी सभी लोग जुड़ पाएँ और लाइव सेशन का एंजॉय कर पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के साथ, विच फिनोमिना इज नॉट यूज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। अब हार्डनेस के अंदर कौन सा फिनोमिना जो हमारा क्या होता है, परफॉर्म नहीं होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, इंडेंटेशन, फ्रैक्चर, वियर या स्क्रैच। देखिए अब हार्डनेस क्या होती है बताइए, आंसर कीजिए इसके। ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो बेसिकली देखिए हमारा हार्डनेस क्या होता है, जब हार्डनेस होता है, अगर कोई मटेरियल के अगर कुछ पोजेस कर रहा है हार्डनेस, तो वो इंडेंटेशन या पेनिट्रेशन के अगेंस्ट कितना हमारा वो रजिस्ट कर पा रहा है उसको, वो बताएगा कि उसका कितना हार्डनेस है मटेरियल का। ठीक है, तो इंडेंटेशन वर्ड हमारा किससे जुड़ा हुआ है, हार्डनेस से जुड़ा हुआ है। और हमारा क्या है, इंडेंटेशन हो रहा है तो हमारा वहाँ पर स्क्रैच हो रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वियर हो रहा है मटेरियल का। अगर वो हमारा जिससे हार्डनेस कम है तो उसका वियर बहुत जल्दी हो जाएगी, इंडेंटेशन हो जाएगा उसमें ईजिली, स्क्रैच ईजिली हो जाएगा, बट फ्रैक्चर नहीं होता। ठीक है, फ्रैक्चर वर्ड हमारा क्या है, एसोसिएट नहीं होता हमारे हार्डनेस के साथ, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और जो बाकी 3 हो जाएंगे इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है हार्डनेस का मतलब क्या है, इंडेंटेशन, वियर या स्क्रैच। ठीक है, तो बेसिकली ये जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, हार्डनेस इज द मेजर ऑफ मेटल एबिलिटी। कोई भी मेटल की एक एबिलिटी को अपने आप को विद स्टैंड, यानी कि अपने आप को रिटेन कर सके, अपने आप को पोजेस कर सके अपनी उसी सिचुएशन में, उसी आपके 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 शेप के अंदर, कि हमारी जो स्क्रैचिंग के दौरान या वियर के दौरान या एब्रेशन के दौरान या इंडेंटेशन के दौरान वो अपने आप को क्या कर पाए, वो हमारा वियर ना हो पाए, स्क्रैच ना हो पाए। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो तीनों टर्म है ये हमारी आपकी रिलेट करती हैं आपके हार्डनेस से, बट फ्रैक्चर जो वर्ड है ये हमारा रिलेट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और बेसिकली ये हमारा क्या है, आपका यूपीएससी जेडब्ल्यूएम जूनियर वर्क मैनेजर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम को मैंने इसीलिए नहीं लिखा हुआ है बिकॉज ये सारे एडवांस्ड और बहुत ही आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं। अगर आप इन प्रिपेयर को कर लेते हो क्वेश्चंस को, तो यहाँ जाने कि आपकी प्रिपरेशन बहुत एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी और आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, अ टूल यूज्ड इन कटिंग एंड एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड। अब कौन सा हमारा टूल है जो हमारा कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्लस एक्सटर्नल थ्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल है, टैप है, डाई है या एंड मिल है। अब देखिए टैपिंग हमारी क्या होती है, हमारी देखिए हमारे जो पहले से हमारे होल होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, अगर थ्रेड बनाते हैं, चूड़ियाँ काटते हैं, उसको टैपिंग बोलते हैं। एंड मिल होता है वो, उससे भी हम कटिंग करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल होता है, इससे भी हमारी क्या होते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, एक तरीके का एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्विस्ट ड्रिल होता है आपका। बट डाई है, बेसिकली डाई क्या है आपका, एक तरीके से कटिंग टूल भी है प्लस एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी होती है डाई से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अब डाई का मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा आपके घर में जब नल वगैरह लगता है, या फिर आपने कोई भी अगर देखा होगा किसी रॉड में अगर आपको चूड़ी काटनी होती है, तो इस तरीके का डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे डाई हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द, और हमारे डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेड्स। तो हमारे इसमें हम इसको डालते हैं इसके रॉड को, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ताकि हमारे जो इस पर क्या होता है, इंप्रेशन आ जाते हैं थ्रेड के। ठीक है, तो ये हमारा डाई है, ये हमारी मटेरियल की कटिंग भी कर रहा है प्लस हमारी क्या कर रहा है, आपका एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी यूज कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनल थ्रेड के बारे में देखते हैं। देखिए इंटरनल थ्रेड बेसिकली क्या होता है, इनसाइड द होल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे थ्रेड्स को बोलते हैं इनसाइड थ्रेड या इंटरनल थ्रेड्स। ठीक है, और वो हम किससे करते हैं, वो उनको हम करते हैं टैपिंग से। ठीक है, तो टैपिंग टूल होता है उससे करते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड से हम करते हैं, यानी कि हम डाई से करते हैं, जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से मैंने इनको कलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेके चल पाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, विच प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ द स्टील टू सूटेबल टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन इट्स कार्बन कंटेंट एंड अलाउइंग इट टू कूल्स स्लोली फॉर द सफिशिएंट टाइम। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। बस क्या है, आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज कई बार क्या होता है, आप बहुत जल्दबाजी में या फिर आप हड़बड़ी में क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप क्या होते हैं, इसको जो पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, उसको नहीं पकड़ पाते। ठीक है, तो देखिए इसमें उसने बोला है कि कौन सा प्रोसेस, इसमें कार्बन कंटेंट को हम डिपेंड करते हैं प्लस अलाउ करते हैं कूल इनटू स्लोली कूलिंग किसके अंदर होती है। देखिए तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, अनीलिंग है। देखिए तो अनीलिंग आपको पता है, अनीलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फर्नेस कूल करते हैं हीट करने के बाद। तो फर्नेस कूल का हमारा मेन मोटो ही ये होता है कि उसको क्या है, स्टेजेस में कूल करें, यानी कि स्लोली कूलिंग करें। और ये स्लोली वर्ड हमारा, स्लोली कूलिंग जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है
एनीलिंग से, ठीक है। और बाकी आपका जो नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, इनमें होता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। हार्डनिंग में जैसे हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग कराते हैं, लाइक हम आपका ऑयल क्वेंचिंग करा रहे हैं, आपके एयर में हम कूल कर रहे हैं, या फिर हमारा आपको वाटर को क्वेंचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन कोई और सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं। बट अनीलिंग क्या होता है, स्लोली कूलिंग है, फर्नेस कूलिंग है, तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, देखिए पर्पस ऑफ अनीलिंग। अनीलिंग बेसिकली होता है क्या है, हमारा सूटेबल टेम्परेचर तक पहले इसको हीट करना और फिर इसके बाद कूल करना स्लोली इन फर्नेस के अंदर, ठीक है। और बेसिकली इसके पर्पस देखिए क्या होते हैं, जहाँ भी हमें इंटरनल स्ट्रेस रिलीज करानी है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े कास्टेड कंपोनेंट हैं, फोर्जिंग कंपोनेंट हैं, तो उनको हमारे क्या होते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, उनके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो हमारी क्या होती हैं, उनको रिलीव करने के लिए हम क्या कहते हैं, अनीलिंग करते हैं, उनको सूटेबल टेम्परेचर तक हीट करेंगे, देन उसके बाद कूल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टू रिस्टोर द डक्टिलिटी टू परफॉर्म द फर्दर ऑपरेशन। डक्टिलिटी पर रिस्टोर करने के लिए कई बार क्या होता है, हमारे जो आफ्टर द ऑपरेशन हमारे जो मटेरियल हैं वो डक्टाइलिटी अपनी क्या होते हैं, लूज कर देते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो उसको रीगेन करने के लिए, बट डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि उन पर फर्दर ऑपरेशन कर पाएँ, हम करते हैं एनीलिंग, ठीक है। मशीनेबिलिटी यानी कि क्या है, उसकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वो डक्टाइल हो जाए, ईजिली मशीनेबल हो, मशीनिटी बढ़ाते हैं हम हमारे एनीलिंग से। और इंड्यूस द सॉफ्टनेस, जैसा कि मैंने अभी बढ़ाया है सॉफ्टनेस, यानी कि देखिए जितना मटेरियल सॉफ्ट होगा उतना ही मटेरियल इजीली क्या होगा, एलोंगेट होने लगेगा, डक्टाइल होगा, और जितना ही अच्छा डक्टाइल होगा उतनी ही अच्छी उसकी मशीनेबिलिटी होगी। तो ये सारी जो टर्म है आपकी कनेक्टेड है एनीलिंग से, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही क्वालिटी कॉन्सेप्ट और बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस कीजिए। और अगर आपको स्पीड थोड़ा कम लग रहा है तो आप स्पीड को 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर थोड़ा स्लोली रखा कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत होती है अगर बच्चों को, तो मैं उसको थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंक्लूडेड एंगल, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द लेथ सेंटर। जो हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है वो लेथ सेंटर का वो कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका लेथ सेंटर, एक होता है आपका डेड सेंटर, ठीक है। अब ये दोनों टर्म हमारी किससे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लेथ मशीन से हैं। तो बेसिकली हमारा ये होता है, देखने में कुछ इस तरीके का होता है, तो इसका एंगल कितना होता है बताइए, तो ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री होता है आपका लेथ सेंटर का एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए लेथ सेंटर और डेड सेंटर में डिफरेंस क्या है। देखिए लेथ सेंटर बेसिकली मेड होता है आपका हाई कार्बन स्टील से, और बात करते हैं हार्डन है, टेम्पर्ड है और ग्राउंडेड होता है। और देखिए, और जो हमारा टेल स्टोक से कनेक्टेड होता है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपके लेथ मशीन की, ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका टेल स्टोक। तो टेल स्टोक से अगर हम वर्क पीस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। तो मेन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेंटर विच इज अकोमोडेट इन द मेन स्पिंडल ऑफ द स्लीव इज नॉन एज लाइव सेंटर, एंड द सेंटर फिक्स टू द टेल स्टोक स्पिंडल दैट इज नॉन एज डेड सेंटर। यानी कि यहाँ पर जो हमारा फिक्स्ड होगा उसको बोलेंगे डेड सेंटर, बट जो हम चक में यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, आपके होल्ड कर पाएँ या फिर हम कनेक्ट कर पाएँ उसको अपने वर्क पीस को, ईजिली मशीनिंग कर पाएँ, वहाँ पर हम होल्ड कर पाएँ हमारे वर्क पीस को, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसकी हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं लेथ सेंटर या फिर लाइव सेंटर। यानी कि और इसका एंगल होता है आपका पॉइंट एंगल, दैट इज आपका जो बात करते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द टर्म अलाउंस इन द लिमिट एंड फिट्स इज यूजुअली रेफर टू। देखिए अलाउंस होता है आपका क्लियरेंस होता है, ठीक है, आपके जितने भी फिट्स हैं, चाहे वो ट्रांजिशन फिट्स हैं, चाहे वो इंटरफेरेंस फिट्स हैं, तो इन सबको मैंने ऑलरेडी मेटलर्जी का एक लेक्चर है उसको डिस्कस किया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको बताना है कि जो अलाउंस होता है वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल, या फिर मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल, या डिफरेंस ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द होल एंड शाफ्ट, या डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज एंड द मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल, ठीक है। यानी कि मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम क्लियरेंस ऑफ होल, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका बताता है अलाउंस, ठीक है। और बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम इसको कैसे, जो न्यूमेरिकल डिजिट्स में कैलकुलेट करते हैं, हमें एक साइज दिया जाएगा, हम उससे हम होल और हमारी शाफ्ट बेसिस सिस्टम से हम कैलकुलेट करेंगे,
डेटा निकालेंगे और डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट आपके जब लेक्चर करेंगे, बट यहाँ पे आपको याद करना है कि अलाउंस होता क्या है बेसिकली, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल। तो आपको मैंने डिनोट किया है MCS माइनस MCH, यानी कि मिनिमम क्लियरेंस ऑफ शाफ्ट माइनस MCH, दैट इज आपको बताता है अलाउंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मटेरियल आफ्टर द कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस टू रिलीव द स्ट्रेस। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सारे आपके एडवांस क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाएं और इस क्वेश्चन को बताइए क्या उसका आंसर होगा, बताइए बताइए आंसर कीजिए कि हमारा अगर कोल्ड वर्किंग के बाद हमारा जो स्ट्रेस रिलीविंग है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, नॉर्मलाइजिंग है, हॉट वर्किंग है, टेम्परिंग है या फिर एनीलिंग है, बताइए सभी क्वेश्चन आंसर कीजिए। देखिए हमारा मैंने डिस्कस किया था अनिलिंग अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं स्ट्रेस रिलीविंग है, सॉफ्टनेस है, मटेरियल की डक्टिलिटी है, मशीनेबिलिटी है, ये सब चीज़ों को इंप्रूव करते हैं। तो यानी कि हमारा स्ट्रेस रिलीविंग अगर हम कोल्ड वर्किंग के बाद मटेरियल की कर रहे हैं तो वो हम करेंगे किससे, अनिलिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और आपने बताना है कि अनिलिंग होता क्या है। तो बेसिकली अनिलिंग क्या होता है, इसमें हम एक मटेरियल को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और उसके बाद हम फर्नेस कूलिंग कराते हैं, स्लोली कूलिंग कराते हैं, स्टेजेस में कूलिंग होती है। इससे बेनिफिट ये होता है जो मटेरियल अपने आप को रिफाइन कर पाता है, स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाता है और हम क्या करते हैं इस आपकी जो स्ट्रेसेस हैं वो रिलीव हो जाती हैं, मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, प्लस इसकी हार्डनेस हमारी क्या होगी वो कम हो जाएगी और हमारी डक्टिलिटी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी अनिलिंग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एडवांस सीरीज आपने लेनी ही लेनी है चाहे वो कोई भी आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए आइडेंटिफाई द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच रिजल्ट इन अ वेरी हार्ड सरफेस इवन दो द कोर में रिमेन सॉफ्ट एंड डक्टाइल। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, सरफेस को हार्ड रखते हैं बट अदर चीज़ें हमारी क्या है, हमारी डक्टाइल रहेंगी, यानी कि रिमेन सॉफ्ट रहेंगी और हमारी क्या रहेंगी, डक्टाइल हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो वो हमारा प्रोसेस कौन सा होता है, देखिए वो होता है आपका केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए मटेरियल का जो सरफेस है उसको हम हार्ड करते हैं बट इंटरनली क्या होता है, हमारा मटेरियल सॉफ्ट रहता है। इससे क्या होगा, जब मटेरियल पे हमारा लोड पड़ेगा, शॉक पड़ेगा, तो वो ईजिली क्या कर पाएगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा। प्लस जो हमारा आउटर सरफेस है वो हमारा क्या होगा, इंडेंटेशन के अगेंस्ट क्या होगा, वो अपने आप को रजिस्ट करेगा। यानी कि क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि उसके अगर मैं ऊपर में अगर चोट मारता हूं तो उसकी सरफेस भी हमारी डैमेज नहीं होगी, प्लस उस चोट का जो फोर्स है उसको भी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारी तो डिज़ायर होती है भाई ऐसे मटेरियल की, तो हम इसको इसीलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारी लो कार्बन स्टील है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए नॉर्मलाइजिंग है, टेम्परिंग है, अनिलिंग है, तो ये तो हमारे नहीं है, ये तो हमारे क्या है, आपके हीट ट्रीटमेंट के अदर मेथड है। बट हमारा साइनाइडिंग है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये आपका सरफेस हार्डनिंग मेथड है। और सरफेस हार्डनिंग के हम अंदर क्या करते हैं, सरफेस को हार्ड बनाते हैं और मटेरियल को सॉफ्ट या डक्टाइल बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देख लेते हैं और जो हमारे सरफेस हार्डनिंग या फिर केस हार्डनिंग मेथड्स हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं पैक मेथड, साइनाइडिंग है, नाइट्राइडिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है और इंडक्शन हार्डनिंग है, ठीक है। और बेसिकली सबका मेथड वही है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, तो इसका जो हमारा सरफेस है इसको मैं हार्ड करूंगा, ठीक है, और इसका जो अंदर का मटेरियल है वो क्या रहेगा, वो सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। तो यानी कि वो इजीली क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और हमारा सरफेस है वो हमारे क्या करेगा, इंडेंटेशन के अगेंस्ट भी अपने आप को प्रिवेंट करेगा, स्क्रैच नहीं होगा उसमें, इजीली क्या होगा, आपका इरोडिंग नहीं होगी, यानी कि वो टूटेगा नहीं इजीली जब उस पर हम पेनिट्रेट करेंगे कोई भी हमारे टूल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन। अब कैविटेशन देखिए होता क्या है वो बताइए। और हमारे पास ऑप्शन है, कॉज ऑफ द नॉइस एंड वाइब्रेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स मेक्स द सरफेस रफ, कॉजेज द सडन ड्रॉप इन द पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए कैविटेशन क्या होता है, हमारे जितने भी आपके हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, लाइक आपके पंप्स हैं, टर्बाइंस हैं, तो जब हमारा प्रेशर है, ठीक है, हमारा जब इनसाइड प्रेशर है लोअर देन द वेपर प्रेशर हो जाता है, तो हमारा जो हमारी कंडीशन होती है वो आपकी कैविटेशन की हो जाती है। और वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, लो प्रेशर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और जो बबल्स होते हैं ये हमारे केसिंग के पास जाके बस्ट होते हैं, ब्लेड के पास जाके बस्ट होते हैं, ठीक है। आपको बताना है, देखिए हमारे अगर केसिंग या फिर ब्लेड्स, तो बताना है कि पंप के अंदर ब्लेड के पास अगर आपका कैविटेशन होगा या फिर केसिंग के पास होगा, बताइए कमेंट्स के अंदर। अगर आपने कैविटेशन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है तो आप बता पाओगे कि हमारा जो कैविटेशन है वो हमारा कहाँ पे हो रहा है। अगर पंप में बात करूँ ब्लेड पे होगा या केसिंग पे होगा, टरबाइन में बात करूँ ये ड्राफ्ट ट्यूब में होगा या फिर हमारे केसिंग में होगा या फिर हमारे ब्लेड्स के ऊपर होगा, बताइए।
ठीक है। और वो जो ब्लेड्स बस्ट आपके बबल्स होते हैं जो बस्ट होते हैं, तो उनसे क्या है हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारी वेव जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, सरफेस रफ हो जाता है, डैमेज हो जाता है सरफेस, और हमारा क्या होता है, और हमारा आपका क्या होता है सडन ड्रॉप हो जाता है पावर आउटपुट के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सारे जो हमारे जो आपके जो कॉजेज हैं, सारे जो हमारे जो मेन कॉजेज हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, सही हैं, कि इसी की वजह से हमारा क्या होता है, ये सारे डैमेजेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए कैविटेशन के बारे में। देखिए कैविटेशन अगर होता है तो हमारे जो सरफेस होता है इस तरीके का हो जाता है। देखिए वो बबल्स बस्ट होने के बाद जो मटेरियल है कुछ इस तरीके का हो गया है, उसके ऊपर देखिए कितने ज़्यादा हमारे धब्बे पड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा डेंट पड़ चुके हैं जो हमारे बबल्स जब बस्ट होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं देखिए कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल फ्लोइंग इन द लिक्विड रीजन वेयर द प्रेशर लिक्विड फॉल बिलो द वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हमारा किसी भी आपके आपके हाइड्रोलिक इक्विपमेंट है, चाहे मैं टरबाइन की बात करूं, चाहे मैं पंप की बात करूं, ठीक है, तो इनके अंदर जब हमारा प्रेशर है, जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, वो हमारा लेस देन हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। और वो बबल्स होते हैं आपके कैविटेशन की जो प्रोसेस कहलाती है इसी बबल्स को। और वो बबल क्या होते हैं, मूव करते हैं हमारे, और जो हमारे केसिंग के पास चले जाते हैं, जब बस्ट होते हैं, और कई बार ब्लेड के पास जाते हैं। ठीक है, वो बस्ट होते हैं और वहाँ पर हमारे क्रिएट करते हैं ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, और बात करते हैं देखिए व्हेन द वेपर प्रेशर कोलैप्स एंड द वेरी हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। और जब ये हमारा वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, हमारा की वजह से जो बबल्स होते हैं जो फटते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मटेरियल डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारी कैविटेशन। और आपको बताना है टरबाइन के अंदर कहाँ होता है और आपके अंदर पंप के अंदर कहाँ होता है, बताइए कमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शेयर कीजिए सेशन को ताकि सभी लोग उसका बेनिफिट कर पाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन यूज्ड फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब हमारी कहाँ होती है, कहाँ यूज होती है, बताइए। अबव और बिलो द वाटर सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट स्पीड। देखिए यूनिट स्पीड होती है ये हमारी क्या होती है, बताइए अभी कमेंट्स में, अगर जितने लोगों को पता है यूनिट स्पीड ऑफ द टरबाइन क्या होती है, फॉर्मूला बताइए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन है ऑलवेज अबव द वाटर सरफेस, या ऑलवेज इमर्ज इन वाटर, या फिर मे आइदर बी बिलो और अबव द वाटर सरफेस। अब ये पूछ रहा है देखिए हमारा अगर कोई टरबाइन है, टरबाइन में हम जो ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो हमारा जो आपका जो पानी का जो लेवल है, जो हमारा टेल रेस लेवल है, उसमें डिप करके लगाएंगे या फिर गैप रखेंगे, या फिर हमारा क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पावर आउटपुट, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट स्पीड, बताइए। तो बेसिकली देखिए हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में जब हमारा क्या होता है, जब हाई प्रेशर, जब हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर हमारी जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, चेंज ऑफ एनर्जी होता है अंदर, तो हमारा क्या होता है, जब हमारा प्रेशर अंदर का होता है टरबाइन के अंदर बहुत ज़्यादा लो हमारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और बाहर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि हमारा क्या है, बाहर ज़्यादा प्रेशर है, तो अगर हम इसको ऊपर रखेंगे थोड़ा सा स्लाइटली देखिए, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या है, हाई प्रेशर है यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हमारा सक्शन क्रिएट होगा और हमारा जो बैक फ्लो होने लगेगा पानी का ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये रहे, क्या रहे, हमारी डिप रहे हमारी, ताकि क्या है बैक प्रेशर, यानी कि बैक हमारा प्रेशर क्रिएट होने ना लगे, और हमारा क्या हो, हमारा जो आउटवर्ड फ्लो हो हमारा किसका, पानी का, हमारे टरबाइन से। ठीक है, यानी कि ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, इमर्ज इन वाटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। और बेसिकली हमारा फंक्शन क्या होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, टू रिड्यूस द वेलोसिटी, वेलोसिटी को देखिए रिड्यूस करना हमारे डिस्चार्ज वाटर के, और हमारा प्रेशर को इंक्रीज करना। बिकॉज प्रेशर इंक्रीज करने का बेनिफिट ये रहेगा, हमारा जब प्रेशर बढ़ेगा हमारा इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब से आउटलेट तक, तो यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बाहर आके क्या है, पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैक फीडिंग तो ना हो पाएगी, बट हमारी क्या है, हमारा जो आपका प्रेशर है आपका ज़्यादा से कम की ओर चलने लगेगा, यानी कि अंदर से बाहर की ओर हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी, वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो ये हमारा प्रॉपर डिटेल है हमारे, इसी रीजन से हमारी जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो क्या करती है, हमारी वो डूबी हुई होती है, इमर्ज होती है पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ, हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ देखिए क्या होती है हमारी, लेमिनार फ्लो के लिए ग्रेटर देन है टर्बुलेंट से, या फिर टर्बुलेंट के ग्रेटर देन है लेमिनार से, या फिर हमारा लेमिनार फ्लो इज इक्वल टू द टर्बुलेंट फ्लो, या फिर हमारा गिवन डिपेंड अपॉन द प्रांटल नंबर। देखिए
हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ होती है हमारी कि एक ऐसी लेंथ, एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ पर हमारा जो फ्लो है वो फुली डेवलप हो जाए, यानी कि उसका जो फुली डेवलप फ्लो हो जाए, जो शियर स्ट्रेस कर्व है, जो वेलोसिटी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो क्या हो जाए, फुली हम कह सकें कि हाँ भाई हम जो कर्व डेवलप कर पाएंगे, यहाँ पर हमारा जो फ्लो है प्रॉपरली क्या हो चुका है, वो आपका डेवलप हो चुका है, इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए जब हमारा पानी फ्लो करता है या फिर हमारा कोई भी लिक्विड फ्लो करता है, जो अगर वो हमारा लेमिनार फ्लो है, ठीक है, तो उसमें फ्लो हमारा क्या होता है, लेमिनार की जो आपके हाइड्रोलिक जो लेंथ है, डेवलप होने की लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है हमारे डेवलप होने में। बट टर्बुलेंट की जो हमारी जो हाइड्रोलिक जो डेवलप लेंथ है, वो हमारी क्या होती है, बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो इस फिगर से हम बता सकते हैं जो एंट्रेंस लेंथ है, ठीक है, जो हमारी देखिए डी आपका ये क्या है, कंप्लीटली डेवलप रीजन है, ये आपका पार्शली डेवलप रीजन है, और ये आपकी ये क्या है, फ्री स्ट्रीम है, जब हमारी एंटर कर रही है पानी आपका किसी भी ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ होती है कि जहाँ तक हमारा पानी का जो आपका जो रीजन है, जहाँ पर हमारा वो फुली डेवलप फ्लो दिखने लगे, ठीक है, हमारी हमारी जो कर्व है वो हम बना सकते हैं, हमारी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हम बोलेंगे कि फ्लो हमारा क्या है, फुली डेवलप हो चुका है। तो हमारी ये आपकी जो बहुत टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू जो लेंथ होती है वो हमारी ज़्यादा होती है लेमिनार फ्लो के लिए, और जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो है आपकी, वो टर्बुलेंट फ्लो की जो लेंथ होती है कुछ इस तरीके की होती है, वो वहाँ पे हमारा क्या है, पहले ही डेवलप हो जाता है आपका टर्बुलेंट लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द hydrodynamic entrance length of the laminar is greater than the hydrodynamic entrance length of the turbulent flow, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और बेसिकली देखिए होता क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए अब ये होता है बिकॉज टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हमारी इंटेंस मिक्सिंग होती है। ठीक है, इंटेंस मिक्सिंग यानी क्या होता है, देखिए टर्बुलेंट के अंदर जो जिग जैग फ्लो होता है हमारे पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल फ्लो की वजह से हमारा क्या होता है, वो पहले ही हमारा क्या होता है, जो आपकी जो लेंथ होती है वो अचीव हो जाती है। ठीक है, जो हाइड्रोडायनेमिक लेंथ है वो हमारी अचीव हो जाती है, बट हमारी लेमिनार फ्लो के अंदर जो लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यानी कि क्या है, हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक लेंथ होगी वो हमारा ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, बिकॉज टर्बुलेंट फ्लो के अंदर इंटरमिक्सिंग है, तो जो हमारा फ्लो है वो ईजिली डेवलप हो जाएगा बहुत कम ही लेंथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द वेलोसिटी एट अ विच द फ्लो चेंजेस फ्रॉम द लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, द कॉज ऑफ द गिवन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इन द गिवन पाइप इज नोन एज। देखिए जब हमारा फ्लो लेमिनार टू टर्बुलेंट जाता है, देखिए अगर बात करता हूँ रिनॉल्ड नंबर की, तो रिनॉल्ड नंबर होता है आपका 2000 से लेके 4000। तो 2000 से अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारा क्या है, ट्रांजिशन फ्लो, लेस देन है तो लेमिनार होता है। ठीक है, बीच में ट्रांजिएंट फ्लो, या और हमारा इसे आपका ग्रेटर देन 4000 है तो आपका क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, जहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है हमारी लेयर्स की। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा फ्लो होता है जहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी होती है, जहाँ पे लेमिनार टू टर्बुलेंट होती है, तो इसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। और जहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2300, यानी कि क्या है, बिटवीन द रीजन राई कर रहा है 2000 से 4000 के बीच में, यानी कि जो बीच वाला रीजन है 2300, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन रीजन है, और वेलोसिटी होती है हमारी यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप के लिए हमारी जो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यू मैक्सिमम है, वो क्या होगी बताइए। हमारा देखिए हाफ 1.5 टाइम, यानी कि 3/2 टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, या फिर 2 टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, या फिर 2.5 है, नन ऑफ अबव। तो बेसिकली देखिए होता क्या है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के लिए हमारी ये क्या हो जाती है, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है आपकी 2 टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ आपका प्लेट के लिए, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी 3/2 टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ 85% बच्चे गलत करते हैं, हालांकि देखिए मैंने कुछ परसेंटेज नहीं बोला है बिकॉज बच्चे हम ध्यान रख लेते हैं। 1.5 टाइम है ये आपके किसके लिए है, प्लेट्स के लिए है। ठीक है, तो जनरली आप जब आप हेगन-पॉज़िली थ्योरम पढ़ते हैं वहाँ पे हम प्लेट्स को डिस्कस करते हैं कई बार, और अगर आप पढ़ते हो पाइप के बारे में, तो पाइप के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे बोला गया सर्कुलर पाइप है। देखिए सर्कुलर पाइप का मीनिंग क्या है, 2 टाइम ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे। ये हमारा पाइप के लिए है और ये हमारा किसके लिए है, प्लेट्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल फॉर द लेमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज, देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेमिनार फ्लो के लिए हमारा जो टू पैरेलल प्लेट के अंदर, वो क्या होता है आपका पैराबोलिक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और कुछ इस तरीके का होगा। और जो ये हमारा क्या होता है, देखिए स्लाइटली हमारा क्या है, हमारा डोम शेप कर्व है। तो ये हमारा क्या होता है, टर्बुलेंट के लिए होता है, जहाँ पे रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है। अब ये पहले आ गया है बिकॉज यहाँ पे इंटरमिक्सिंग है, तो इसकी जो कर्व है वो स्लाइटली डिफरेंट है। बट लेमिनार फ्लो की क्या होती है, बिल्कुल बेल शेप कर्व होती है और इसकी डोम शेप कर्व होती है। तो ये हमारा बताता है लेमिनार फ्लो और ये हमारा बताता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सारे शेयर कीजिए सेशन को ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए और मुझे पता लगे कि आपको मिस्टेक कहाँ हो रही है, ठीक है। और सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि सेशन का बहुत अच्छे से भरपूर आप फायदा उठा पाओ। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए द पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर। पिटोट ट्यूब देखिए बेसिकली मेजर किस लिए हम यूज किस लिए करते हैं, देखिए पिटोट ट्यूब हम करते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर हम उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए वेलोसिटी एट अ स्टैग्नेशन पॉइंट। देखिए स्टैग्नेशन पॉइंट वो होता है जब यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ जैसे इस फिगर से, यहाँ पर मैंने आपको इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए जब फ्लो हमारा फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड हमारी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी वजह से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा इस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी बिकॉज अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो भाई पानी तो और ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये पॉइंट हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ क्या वो वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट निकालेगा, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट तो ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा। स्टैटिक प्रेशर नहीं निकालता है, नहीं निकालता है बिल्कुल, क्योंकि फ्लूइड हमारा क्या है, मूवेबल है। डायनेमिक प्रेशर बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या निकालेगा, स्टैग्नेशन प्रेशर, इसको हम निकालते हैं। स्टैग्नेशन प्रेशर ये हमारा बताते हैं डिफरेंस ऑफ हाइट, और पी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं रो जी एच से, ठीक है। तो हाइट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर बोलते हैं हमारा सिंपली वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्लूइड तो हम उसको सही बोल देते हैं। बट वेलोसिटी एट अ स्टैग्नेशन पॉइंट ये बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज स्टैग्नेशन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होती है। प्रेशर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए और बाकी और देख लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम। फॉर दैन ओपन स्ट्रीम ऑफ द लिक्विड विद अ फ्री सरफेस दिस सिंगल ट्यूब इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी। ओपन स्ट्रीम है तो हमारा क्या है, हमारा ये सफिशिएंट है। बट फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज डक्ट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ओनली द स्टैग्नेशन प्रेशर हम यूज़ करते हैं। अगर क्लोज डक्ट है तो हम ओनली स्टैग्नेशन प्रेशर निकालते हैं, बट ओपन स्ट्रीम है तो हम वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके ये रामबाण है, आपके ब्रह्मास्त्र है, यहाँ ध्यान रखना। अगर ओपन स्ट्रीम होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमाइन दी वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट द स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। बट अगर बात करता हूँ क्लोज डक्ट के बारे में तो ये निकालेगा आपका ओनली द स्टैग्नेशन प्रेशर, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड इज नोन एज। देखिए जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और आपका टोटल एनर्जी लाइन, तो हम उसमें एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेशर हेड को प्लस हमारे डेटम हेड को। और आपके जो टोटल एनर्जी लाइन होती है उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लस में हम ऐड कर देते हैं आपके काइनेटिक हैंड जो होता है आपका v²/2g। तो वो हमारी टोटल एनर्जी लाइन बताता है। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है प्रेशर हेड क्या होता है एंड एलिवेशन हेड का जो सम होता है वो क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है आपका स्टैटिक हेड, ठीक है। तो स्टैटिक हेड हम बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारा ये इनलेट है किसी पाइप का, ये आउटलेट है। फॉर एग्जांपल मैं ये बना देता हूँ कि मेरा पाइप है कोई, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है। और यहाँ पर P1 प्रेशर है, यहाँ पर P2 प्रेशर है, और रो डेंसिटी है G, इसकी आप हमारा क्या है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा Z1 डेटम है प्लस आपका क्या है Y1 क्या है, आपका पोटेंशियल है, आपका जो आपका क्या है प्रेशर हेड है, दैट इज इक्वल टू P/ρg। तो ये हमारा जो सम होता है ये आपका टोटल कहलाता है आपका स्टैटिक हेड। और प्लस जब हम ऐड कर देते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट या फिर काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, हम डिपेंडिंग अपॉन द कौन से एंड पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन या फिर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। तो वो हमारी क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं, देखिए द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बेसिकली मैंने अभी डिस्कस किया, ये हमारा क्या होता है,
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम क्या करते हैं, आपका एक तो प्रेशर हेड ऐड करते हैं प्लस हमारा डेटम हेड, ठीक है, या पोटेंशियल हेड ऐड करते हैं। बट टोटल एनर्जी लाइन या फिर आपका एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के अंदर हम ऐड करते हैं आपकी काइनेटिक हेड जो आपका होता है v²/2g प्लस पोटेंशियल हेड प्लस डेटम हेड, यानी कि कंप्लीट होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज बिलो हमारी अबव द होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और हमें पूछा हुआ है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज क्या हो जाएगी, मूविंग डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका आपका, अगर देखिए इसने बोला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज, तो हमारी देखिए क्या होती है, हमारी ऑलरेडी क्या होती है मूविंग, हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा क्या होगी, डाउन होगी। बट अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी लाइन की, टोटल एनर्जी लाइन भी हमारी डाउन होगी। बट अगर मैं बात करता हूँ पंप की, तो पंप में क्या होता है, हमारा प्रेशर हेड हम इनलेट से आउटलेट हम बढ़ाते हैं, तो पंप में हमारा क्या होता है, आपकी जो कर्व होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारा क्या है, एक्सेप्ट द पंप हमारी टोटल एनर्जी लाइन डिक्रीज होगी, बट बाकियों के लिए क्या हो जाएगी, आपकी हमारा क्या होगी, डिक्रीज होगी बाकियों के लिए, बट हमारी पंप के लिए वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड एंड बिलो द एनर्जी लाइन हमारी क्या होगी, हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज मूविंग क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनेमिक्स फॉर इनविसिड फ्लो एंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बोला गया है कि बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अब सबसे पहले बताइए कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है, और ऑप्शंस में हमें दे रखा है कि इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर में क्या होगा, देखिए प्रेशर बढ़ेगा और हमारा डेटम एनर्जी बढ़ेगी, या फिर हमारी अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर मान लो तो प्रेशर घटेगा या डेटम एनर्जी घटेगी, या फिर हमारा प्रेशर बढ़ेगा और हमारी डेटम एनर्जी कम होगी, और या फिर उल्टा हमारा बोला हुआ है कि अगर अब डेटम एनर्जी कम होगी और प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बताइए भाई इसमें हमारा अगर हम काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए तो हमारी बेसिकली बर्नौली इक्वेशन होती है हमारी क्या है, सम ऑफ एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट के लिए बात करता हूँ, मान ले मेरे पास ये पाइप है, ठीक है, ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या होगा आपका P/ρg प्लस Z प्लस v²/2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, टोटल मान लो मैंने बोल दिया 100 वैल्यू है, तो इसने बोला है कि अगर मैं ये वाला वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या चीज़ वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये उतने ही अमाउंट में इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे। बिकॉज हमें क्या है, हमें देखिए स्टेटमेंट को फॉलो करना है, स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे सही साबित करना है। बिकॉज साइंटिस्ट ने बोला था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द सम ऑफ द एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, देयर विल बी द डिक्रीज इन आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो कौन सा देखिए बताइए सही हो जाएगा, डिक्रीज इन, आपका बताइए कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा देखिए डिक्रीज इन प्रेशर और आपका डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विच यूजिंग बाउंड्री लेयर इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन देखिए हमारा क्या होता है, क्या यूजिंग बाउंड्री लेयर इक्वेशन में यूज होती है, बताइए कैन बी यूज एनीवेयर, कैन बी यूज ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, या फिर कैन बी यूज ओनली इनसाइड द बाउंड्री लेयर। अब देखिए बाउंड्री लेयर का जो फिगर है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर हमारी क्या है, आपकी इनिशियल एज होती है, ठीक है, यहाँ पर या फिर लीडिंग एज है, या फिर ट्रेलिंग एज है। तो यहाँ पर जो आपको फ्लो करता है, देखिए हमारा ये लेमिनार है, फिर उसके बाद क्या है, स्लाइटली टर्बुलेंट आपका ट्रांजिशन है, देन इसके बाद टर्बुलेंट फ्लो है, आपकी इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। तो इसके बाहर हमारा क्या होता है, आपका बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है, बट हमारी बात करते हैं तो इनसाइड हमारी क्या है, बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इट में भी यूज यानी कि क्या है, हमारा स्टडी बर्नौली इक्वेशन की जो हमारी आपकी बात करते हैं एजम्पशंस होती हैं, फ्लो शुड बी स्टडी, इनकम्प्रेसिबल और विदाउट विस्कस इफेक्ट, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम देखते हैं इट में बी यूज टू प्रिडिक्ट द प्रेशर वेरिएशन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, यानी कि हमारा क्या है, इनसाइड हमारे बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, हमारी इनसाइड नहीं होती। बट इनसाइड नहीं होने का रीजन देख लेते हैं, द बाउंड्री लेयर इज द थिन रीजन वेयर नियर द सर्फेस ऑफ द बॉडी इन विच विस्कस इफेक्ट आर इम्पोर्टेंट। देखिए बाउंड्री लेयर के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर की जो विस्कस इफेक्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है, और उस विस्कस इफेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर पाते। बिकॉज हमारी जो पहली हमारी कंडीशन यही थी कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए स्टडी, इनकम्प्रेसिबल प्लस
विदाउट विस्कस इफेक्ट या फिर इन विस्कस, ठीक है, होना चाहिए हमारा फ्लूइड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज सच दैट, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मीनिंग क्या है कि हमारा स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर बात करता हूँ वो हमारे किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये बॉडी है, तो उसके ऊपर जब फ्लूइड है वो बहुत पैरेलली फ्लो करे, मतलब स्ट्रीमलाइन उसकी उसके पैरेलल होके जाएं, कोई भी हमारा क्या है उस पर ड्रैग फोर्स ना लगे, बहुत भी लिफ्ट फोर्स ना लगे, वो ईजिली उस पर फ्लो होने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा होगा मछलियाँ होती हैं, मछलियों के आगे क्या होती है, शेप कुछ तरीके की होती है कि उसके ऊपर पानी इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फिगर बता रहा है, देखिए आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। द शेप ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीम सरफेस, यानी कि स्ट्रीम हमारा जो सरफेस है इसके साथ हमारा क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। तो इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। जैसे ये पत्थर है, तो इसके ऊपर मैंने अगर बात करता हूँ, देखिए तो ये अगर कोई बॉडी है तो इसके ऊपर हमारी जो लेयर है वो हमारी क्या हो रही है, बहुत इजीली फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए हमारी एरोप्लेन की शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है हमारी, ठीक है। तो हमारी एयर होती है वो इजीली इससे फ्लो करके इजीली इसको निकल जाती है, यानी कि क्या है, पैरेलली फ्लो करके निकल जाती है, यानी कि हमारे शेप ऑफ द बॉडी शुड बी कोइंसाइड, यानी कि क्या है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ देख लेते हैं, देखिए बॉडीज़ के बारे में, कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं नेचर के अंदर। देखिए पहली बॉडी है, देखिए हमारे पास अगर मैं सर्कुलर बॉडी लेता हूँ, देखिए, और हमारी स्ट्रीम लाइन यानी कि क्या है, हमारी जो हमारी लेयर्स हैं हमारी फ्लूइड की वो फ्लो कर रही हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पर हमारा आउटवर्ड फ्लो होने के बाद यहाँ से जा रही हैं, तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा, हमारी क्या होती है, एडीज बनने लगती हैं पानी की, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के ऊपर फोर्सेज लगेंगे, लिफ्ट फोर्स है, ड्रैग फोर्सेज हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन शेप, देखिए ये हमारी मछली की शेप है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, कोई भी लिफ्ट नहीं होगा, वो हमारे बात करते हैं ड्रैग है वो बहुत जीरो ड्रैग हो जाता है, नेग्लिजिबल ड्रैग हो जाता है, ठीक है। और हमारी कोशिश भी यही रहती है, हमारी कार्स हैं, हमारी प्लेन्स हैं, इन सबको उसी तरीके से बनाना, बिकॉज क्या है, कार भी हमारी क्या है, सबमर्ज बॉडी की तरह है, बट वो कार हमारी किसके अंदर सबमर्ज हैं, कार हमारी सबमर्ज हैं एयर के अंदर, और एयर भी एक फ्लूइड है। तो जैसे जैसे हमारी कार हमारी, देखिए आगे से अगर हमारी फ्लैट बनाता हूँ तो उस पर क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, डाउनवर्ड हमारा क्या होगा, लिफ्ट लगेगा, तो हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो हम कोशिश करते हैं कार का जो बोनेट है उसको हम किस तरीके से स्टीपर रखें ताकि उस पर ईजिली फ्लो करे हमारा जो एयर है, ठीक है। उसी वजह से हमारे जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं वो आगे से शार्प रखते हैं, मतलब मछली की शेप के बनाए जाते हैं, ताकि उन पर जो फ्लो है आपका एयर का, जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या रहे, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे, ठीक है। तो ऐसी ही बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो देखिए मछली का जो हमारा दिखा रहा हूँ, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी हमारे जो पानी के एनिमल्स हैं, उनकी जो शेप होती है वो बेसिकली क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। और जैसे डॉल्फिन है, जैसे कि मैंने फिगर में बनाया रखा है, ठीक है, तो इनके जो विंग्स होते हैं वो तक हमारे एरोफॉइल, आपके किस तरीके के शेप होते हैं, एरोफॉइल शेप होंगे, जिस पर हमारा क्या रहेगा, ईजिली स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए कंपैरिजन के बारे में। बेसिकली देखिए कंपैरिजन होता क्या है, देखिए अगर देखता हूँ, देखिए हमारा अगर फ्लैट बॉडी है, अगर फ्लैट बॉडी को मैं वो रखता हूँ हमारे देखिए सरफेस के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लेयर्स आ रही हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, और यहाँ पर हमारी एडीज़ बनने लगी हैं, और एडीज़ की वजह से यहाँ पर क्या है, प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और हमारा क्या है, इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रेशर वाला जो पोर्शन है, तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी स्ट्रीमलाइन प्रोड्यूस नहीं होगी, और हमारा ड्रैग फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बहुत हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, यानी कि उस पर धक्का लगेगा, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं, जब आप देखते हो कि जब आप गाड़ी पे आते हो, आप एयर की डायरेक्शन में ही शीशा पकड़ के बैठते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है पकड़ने के लिए, बट आप उसको टिल्ट कर लेते हो, एयर का डायरेक्शन में ही आप क्या कर देते हो, उसको वर्टिकली पकड़ लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि क्या है, एयर इजीली फ्लो कर रही है आपके सरफेस के ऊपर। बट जहाँ आपने उसको आपको इस तरीके का पकड़ा था, जैसे एयर के सामने आपने मिरर को इस तरीके से पकड़ लिया था और यहाँ बैठे हुए हो आप, तो क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो ड्रैग फोर्स होगा, जो योग क्या करेगा, आपको आगे जाने के लिए रोकेगा, ठीक है। बात करते हैं सर्कुलर बॉडी के लिए, तो सर्कुलर बॉडी है तो इसी की वजह से हमारा क्या होगा, ड्रैग फोर्स पे थोड़ा कम लगेगा, और इस चीज़ को, ड्रैग को कम करने के लिए आपने देखा होगा जो गोल्फ की बॉल होती है उसके ऊपर हल्के से बम्प बनाए जाते हैं, ठीक है। वो बम्प इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस पर ड्रैग हो वो कम लगे और वो इजीली क्या कर पाए, फ्लो कर पाए, यानी कि अगर ड्रैग लगेगा, बिकॉज एयर यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ पर एडीज फॉर्म होंगी और इसकी वजह से ड्रैग होगा, तो इसको आगे जाने से रोकेगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ हमारा ड्रैग फोर्स है। बट अगर बात करता हूँ थर्ड वाली शेप की, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी या स्ट्रीमलाइन शेप,
तो यहाँ पर इजीली फ्लो कर रहा है देखिए बॉडी, और हमारी कोई भी एडीज़ हैं वो बहुत स्लाइट एडीज़ हमारी फॉलो हुई हैं। तो ये हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्रैग फोर्स है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ना के बराबर है, बहुत प्यार से बॉडी निकल जाती है आगे, ठीक है। तो वही हमारा मेन मोटो होता है। जैसे बाइक पे हमारा शीशा का एग्जांपल दिया, जो कार की जो बोनेट है उसको कर्व बनाना, हमारे प्लेन को कर्व बनाना, ठीक है। जो मछलियों का जो आपका जो धीरे धीरे वो डेवलप हो चुकी हैं, वो उनका जो शेप है डॉल्फिन का शेप है, उसी तरीके से हमारा क्या है, सब स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन नहीं होगा उतना ही लिफ्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होते हैं, जो हमारी जो फ्लैट बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर लिफ्ट ज़्यादा होता है। कई बार कार के ऊपर भी हमारा लिफ्टिंग फोर्स इतना बढ़ जाता है तो वो रोड से अनबैलेंस होकर चलती है, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। ट्रेन के ऊपर भी हालांकि हो जाता है। इसी वजह से आपकी जो बुलेट ट्रेन होती है उसको भी हेड हमारा क्या होते हैं, शार्प रखते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने जापान के अंदर जो चलती है बुलेट ट्रेन या मेट्रो के अंदर हल्का सा आगे से हमारा क्या होते हैं, एक मछली के आकार की शेप दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। कांस्टेंट रेट होता है अगर उसका टेपरिंग पाइप है। देखिए अगर कोई टेपर पाइप है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा होगा, बेसिकली वो होता है स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा आपका स्टेडी, यानी कि आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि उसके जो वेलोसिटी है आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी देखिए कुछ आपकी जो टेबल है जो आपने याद रखनी है। आपका देखिए फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ डक्ट। अगर डक्ट के लिए बात करता हूँ तो हमारा हमारा क्या रहेगा, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बट फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट बात करता हूँ डक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है या टेपरिंग पाइप है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना टेपर पाइप के लिए हमारा स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट अगर बात करता हूँ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है आपका, ठीक है, डक्ट है, तो आपका स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करता हूँ देखिए फ्लो एट अ वेरिंग रेट्स थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। अगर लॉन्ग स्ट्रेट पाइप पे वेरी रेट के हिसाब से हो रहा है तो हमारा हो जाएगा अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और अगर बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पाइप का, तो हो जाएगा आपका अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और पहले था अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इनको गलत कर रहे होंगे। मेरा मेन मोटो यही है कि कॉन्सेप्ट को देना प्लस इन क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत एक अच्छे लेवल तक बूस्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय द मरकरी वाटर डिफरेंस इन द मैनोमीटर फॉर द 30 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ द मरकरी विल बी। बताइए देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है। तो पहली हमें दे रखी है वैल्यू, बताइए हमें देखिए दे रखा है द डिफरेंस इन प्रेशर हेड। प्रेशर हेड की वैल्यू दे रखी है मेजर्ड बाय द मर्करी वाटर, आपका जो मीटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे कितनी है, आपने उसकी वैल्यू है हमारी बेसिकली कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद हमें दे रखा है कि भाई अगर हमारे पास उस वैल्यू को मेज़र करते हैं इन टर्म ऑफ वाटर, तो इन टर्म ऑफ वाटर हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बताइए बताइए। सारे को सेशन को शेयर कीजिए ताकि आपको पता लगे कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा ये भी पता रहे कितने बच्चों इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को बताइए जल्दी। तो देखिए होता क्या है जब मैं बात करता हूँ, देखिए अगर हमने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वाटर कॉलम के लिए एक आपका होता है रो 1, ठीक है, S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2, ठीक है। वाटर हमेशा अपना कॉलम को मेंटेन रखता है, अपने हाइट को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, और S क्या होता है आपका, S स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, ठीक है। और हमें देखिए पहली जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, या तो हम इसको अप्लाई कर लें या फिर S1 H1 को अप्लाई कर लें। तो बेसिकली देखिए हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की हो जाएगी 13.6, और हमें कितना सेंटीमीटर हाइट है, 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगी 1, और आपका हाइट कैलकुलेट करना है कि कितना हाइट हमारा क्या आएगा वाटर कॉलम का शो होगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका आएगा 4.08। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, तो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंक्लाइंड मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर इन। देखिए इंक्लाइंड मैनोमीटर हमारा कौन से उसमें यूज़ होता है, स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट में यूज़ होता है, और बेसिकली यूज़ करते हैं हम इसको लो वेलोसिटी गैस फ्लो के अंदर। देखिए जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, देखिए जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो हमारा क्या करते हैं, इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज़ करते हैं, बिकॉज इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है
वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन बात करते हैं देखिए आप गैसेज़ के लिए, बिकॉज हमारा गैसेज़ में हमारा कोई मिनिस्कस तो हमारा नहीं बनेगा। मिनिस्कस यानी कि हमारा क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि ट्यूब के अंदर कि भाई कितना प्रेशर आया है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। और बेसिकली थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, this is not possible if the working fluid in the gas also having the manometric liquid or density very close to the working liquid. So there the purpose of inclined manometer tube manometer is used. तो हमारा देखिए जब हमारा क्या होता है, जब हमारी आपकी बात करते हैं लिक्विड की डेंसिटी है वेरी क्लोज हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं क्या होते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर, जो कि टू सेंसिटिव होता है हमारे गैसेज के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज 1। देखिए मैनोमीटर के लिए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाई सरफेस टेंशन है, लो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरिया, या फिर हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। बताइए, आंसर कीजिए देखिए सभी क्वेश्चंस को, बिकॉज हर क्वेश्चन आपके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा लो सरफेस टेंशन। देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे मैनोमीटर फ्लूइड के। अगर हम मैनोमीटर के अंदर कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं, जैसे मरकरी यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है केमिकल स्टेबल, यानी कि केमिकली स्टेबल हो, हमारा रिएक्ट ना करे हमारे ट्यूब के साथ, एटमॉस्फेयर में इजीली स्टेबल हो, ठीक है। लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है? हमारा बहुत ज़्यादा विस्कस ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जब हम उसको टेम्परेचर लगाएंगे थर्मोमीटर को, तो हमारा वो वहीं जमा रहेगा, ठीक है। तो वहीं जमा रहने का मतलब क्या है? वो हमारा जो मिनिस्कस क्रिएट नहीं करेगा, अपवर्ड मूव नहीं करेगा, डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, अगर विस्कस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। और अगर गाढ़ापन को देखते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। विस्कोसिटी का मीनिंग है कि जैसे बात करता हूँ, अगर शहद है तो वो बहुत गाढ़ा है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। दूध है बहुत पतला है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। तो उसकी जो विस्कोसिटी है, यानी कि हमारी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। लो कैपिलरिटी कांस्टेंट, कैपिलरिटी कांस्टेंट बहुत कम होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत अमाउंट स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे ही वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, या फिर स्लाइट टेम्परेचर लोअर जाने पे बहुत ज़्यादा वो क्या हो रहा है, वो हमारा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हमारा लो कैपिलरिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर राइज करने पर हमारा जो एक्सपेंशन है वो उसका बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा होगा तो पता लगे थोड़ा सा टेम्परेचर राइज पे ही हमारा क्या हो रहा है, वो बिल्कुल हाईएस्ट रीडिंग दे रहा है, या फिर हमारा निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, फट जा रहा है थर्मोमीटर। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी लो होनी चाहिए, ठीक है। आपका वोलेटाइल ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वो वोलेटाइल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। अगर हम ओपन टाइप मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो। लो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लो होना चाहिए। लो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन भी लो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं फॉर दी मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन अ बॉर्डन ट्यूब, अब बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होती है हमारी, देखिए जहाँ पर हम यूज़ करते हैं लीवर्स का, गियर्स का, टू मेजर द प्रेशर, फॉर द प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह की होती है। हमारा क्या होता है, यहाँ पे सॉकेट में जब हम अगर एयर प्रेशर जाएगा तो ये हमारी ट्यूब बैकवर्ड मूव करेगी, और जब ये हमारी बैकवर्ड मूव कर रही है तो ये लिंक हमारा क्या है, इस साइड मूव करेगा, और ये जब इधर मूव करेगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा, और ये गियर घूमने लगेगा, और ये पॉइंटर बता देगा आपके रीडिंग को, तो ठीक है। तो इसको हम मेज़र करते हैं। देखिए अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए हम मेज़र करते हैं बेसिकली हमारे एयर प्रेशर मेज़र करते हैं, हमारा हाई प्रेशर हमारे फ्लूइड्स को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यूज़ करते हैं हाई प्रेशर के लिए। और अगर मेजरिंग जो इसकी रेंज है वो बात करता हूँ, तो वो है आपकी 600 मिली बार टू 4000 बार। काफ़ी बड़ी रेंज है, काफ़ी ज़्यादा रेंज का हमारा प्रेशर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जो कर्व ट्यूब होती है बेसिकली विद द सर्कुलर होती है, और स्पायरल और कॉइल्ड शेप की होती है, और कॉमनली इसको बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा देखिए क्या है, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, द डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, द डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिफ्लेक्शन इज डिपेंड अपॉन द एयर टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी हमारा क्या होगा, देखिए बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि क्या होगा, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द बैरोमेट्रिक प्रेशर एट अ बेस ऑफ द माउंटेन, अगर देखिए मान लो मेरे पास कोई माउंटेन है, इसके बेस पर हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है 750 mm, ठीक है, ऑफ मरकरी, एंड एट द टॉप है 600 mm। टॉप पे मुझे प्रेशर है 600 mm। देखिए हाइट पे चल रहे हैं तो प्रेशर गिर रहा है, ठीक है, ठीक है।
इफ़ द एवरेज डेंसिटी इज़ 1 kg, जो डेंसिटी ऑफ एवरेज है वो हमारी एयर है वो दे रखी है 1 kg पर मीटर क्यूब। देन द हाइट ऑफ द माउंटेन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। देखिए प्रेशर को हम पहले कन्वर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो प्रेशर हमारा क्या हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। और प्रेशर हमारा क्या है, देखिए हमारा आपका कितना दे रखा है, डिफरेंस जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू 150 mm ऑफ मरकरी। देखिए 750 माइनस 600 दैट इज 150, तो 150 mm ऑफ मरकरी है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो रो कितना है हमारा 13.6 हो जाएगा, जी हो जाएगा 9.81, और प्रेशर डिफरेंस कितना दे रखा है 150 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और हमको कैलकुलेट करनी है हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट दैट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रो जी। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है आपका 13.6 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय 150। देखिए 150 ये हमारा क्या है 150 mm ऑफ मरकरी है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर के लिए, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें रो जी का, क्योंकि ये हमारे पास हाइट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। और देखिए ये भी प्रेशर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, हमारे यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं हाइट को, बिकॉज प्रेशर प्रेशर ही हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसकी डेंसिटी 13.6 इंटू 9.81 से, तब हमारा आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2000 के अप्रॉक्स आंसर है, ठीक है। बेसिकली क्या किया है मैंने, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच और हाइट दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय रो जी। प्रेशर हमें दिया हुआ है डिफरेंस 150, मल्टीप्लाई करोगे रो जी को, बिकॉज हमें कन्वर्ट करना है प्रेशर में, हमें दे रखी है आपके 150 आपके mm ऑफ मरकरी, यानी कि हाइट की फॉर्म में प्रेशर दिया हुआ है। कन्वर्ट करेंगे किलो पास्कल में, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे रो जी से, कैलकुलेट कर लेंगे इजीली हाइट ऑफ द माउंटेन, यानी कि 2000 मीटर का जो हमारे पास माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द वैक्यूम प्रेशर ऑफ द 4.5 ऑफ द वाटर द इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगर मैं बात करूं कर्व के बारे में, तो यहाँ पर हमारा जब होता है आपका मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपका क्या बताता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके रिस्पेक्ट में हम जो इसको बेस मान के हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। और अगर हम नेगेटिव गेज प्रेशर हमारे जो एटमॉस्फेरिक से नीचे हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, या फिर हम बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। तो हमें दे रखा है वैक्यूम प्रेशर यानी कि क्या है 4.5, तो पी वी को हम बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, यानी कि क्या है पी जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4.5। हमें पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेसिकली 10.33, ठीक है। जो मीटर ऑफ वाटर में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मीटर ऑफ वाटर, यानी कि अगर मैं वैसे बात करूँ तो वह हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। तो बट मैंने mm ऑफ आपका मीटर ऑफ वाटर में तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.33, और गेज प्रेशर कितना है हमारे पास माइनस ऑफ 4.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5.83, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ डिवाइस यूज्ड। अब हाइड्रोलिक प्रेस देखिए हम यूज़ करते हैं किसके लिए, लो हमारे 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 फोर्स की हेल्प से हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को राइज करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। बेसिकली हम देखिए हमारे जितने भी कार के शोरूम हैं, कार को उठाने के लिए, ठीक है, या हैवी लोड को हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए आंसर बताइए, टू लिफ्ट द लार्जर लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्स, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये है आपकी हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पर हमने देखिए लो फोर्स लगाया है, और ये वर्क करती है किसके ऊपर, पास्कल लॉ के ऊपर। और पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर इज इक्वल टू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस तरीके का हमारा हमारा क्या होगा, ये चीज़ हमने जो आपका यूज़ करी हुई है यहाँ पे पास्कल लॉ को यूज़ किया हुआ है।
आप थ्रस्ट ऑन अ बॉडी इन इमर्ज इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, देखिए जब कोई भी बॉडी हम सिंक करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं बायंसी फोर्स, चाहे वो हमारा एयर के अंदर हो। अगर एयर के अंदर एग्जांपल लेना है, जैसे अगर बात करता हूँ बलून का, तो बलून ऊपर की ओर क्यों चलता है? बिकॉज उसका जो वेट, जो हमारा जो लिक्विड, जो वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड है, वो हमारा क्या है, हमारा लेस होता है एज कम्पेयर टू बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है, वेट लिक्विड सॉरी हमारा जो वेट है ऑफ द बॉडी वो हमारा क्या है, उससे ज़्यादा बायंसी फोर्स लग रहा है, और वो बायंसी फोर्स हमारा क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि ज़्यादा है उसके सेल्फ वेट से। उसी तरीके से कोई बॉडी अगर पानी के अंदर या फिर किसी लिक्विड के अंदर हम सिंक करते हैं, तो वो बॉडी जितना वेट को डिस्प्लेस करती है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ हमारा क्या लगता है, बायंसी फोर्स लगता है। यानी कि क्या है, नेट वेट ऑफ द बॉडी, सबमर्ज बॉडी क्या करती है हमारी, रिड्यूस हो जाती है बाय द इट्स एक्चुअल वेट बाय द अमाउंट ऑफ वाटर आपका क्या है, डिस्प्लेस बाय द बॉडी। और जो ये अप थ्रस्ट है, ये हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है हमारे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। बिकॉज हमारे देखिए बायंसी क्या फोर्स है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, और मास क्या है हमारा, लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारा फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका फोर्स ऑफ बायंसी फंक्शन है हमारे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, ना कि डेंसिटी ऑफ बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म फ्लो इज वन व्हेन, यूनिफॉर्म फ्लो देखिए होता क्या है, जब हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो में हमारी जो वेलोसिटी होती है हमारी क्या होती है, द पैरामीटर होते हैं हमारे क्या होते हैं, एट अ गिवन इंस्टेंट हमारे चेंज नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेडी फ्लो की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर होती है प्रॉपर्टी हमारी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर्टी हमारी और वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो हमारा होता है क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ कैम इन विच द फॉलोवर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन द प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। देखिए, अगर कैम एंड फॉलोवर में अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो कैम है उसका एक्सिस और फॉलोवर का एक्सिस दोनों का सेम होगा, तो कौन से तरीके का कैम होगा? ऑप्शन है सिलिंड्रिकल कैम, सर्कुलर कैम, रेसिप्रोकेटिंग कैम, तो टेंजेंशियल कैम। तो बेसिकली क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैम क्या जो एक्सिस है, देखिए ये हमारा क्या है, कैम का एक्सिस है, और यही हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ फॉलोवर। ठीक है, तो हमारा क्या है, दोनों का एक्सिस हमारा सेम है, तो वही पूछा गया है, तो किसके अंदर होगा, ये सिलिंड्रिकल कैम के अंदर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब ये यूज़ कहाँ होता है हमारा, बेसिकली इसका यूज़ होता है रोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए लीनियर मोशन में। देखिए यहाँ पर रोटेट हो रहा है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स देखिए क्या है वो बताइए, बिकॉज कई बार क्या होता है हमारे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के क्वेश्चन क्या होंगे वो बताइए। ठीक है, अब ये आपको बताने हैं। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट बैलेंसिंग करते हैं, कैसे हमने बैलेंसिंग करनी है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, वो सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब बताइए इसका, देखिए आंसर हो जाएगा आपका कंडीशन ऑफ द कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की 4 कंडीशन होती हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो 4 कंडीशन देखिए कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। पहली कंडीशन होती है हमारी प्राइमरी फोर्स मस्ट बैलेंस। एक तो उसके जो प्राइमरी फोर्सेज हैं और जो अनबैलेंस फोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, और यानी कि फोर्स पॉलीगॉन हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइमरी कपल, यानी कि प्राइमरी फोर्सेस की वजह से अगर हमारे कपल जनरेट हुए हैं। ठीक है, कपल क्या होता है हमारा, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सबको पता है। देखिए, शेयर किए सेशन को, मुझे पता लग रहा है कि काफ़ी बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करी जाती है, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, बहुत अच्छे से उसका बेनिफिट लेना है, तो शेयर कर सेशन को शेयर करिए ताकि बहुत अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, और देखिए प्राइमरी कपल बैलेंस हो, प्राइमरी फोर्सेस बैलेंस हो, प्लस सेकेंडरी फोर्सेस भी बैलेंस हो, और उनका जो पॉलीगॉन है वो क्लोज होना चाहिए। और हमारा देखिए सेकेंडरी कपल है वो भी आपका क्या होना चाहिए, उसका पॉलीगॉन क्लोज होना चाहिए, और सेकेंडरी कपल आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइमरी फोर्स एज वेल एज कपल शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द थ्रेड अनवाउंड फ्रॉम द सिलेंडर। देखिए, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन अ थ्रेड अनवाउंड फ्रॉम अ सिलेंडर। अगर सिलेंडर के ऊपर मैंने कोई थ्रेड को बांध दिया है और इसको मैं अनवाउंड करता हूँ, तो वो लोकस कौन सा होगा।
इन्वॉल्यूट होगा, हेलिक्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर सर्कल होगा। तो बेसिकली वो हमारा देखिए क्या बताता है, वो बताता है आपका इन्वॉल्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब इन्वॉल्यूट होता क्या है देखिए वो देख लेते हैं। बेसिकली ये फिगर बता रहा है, देखिए अगर मैंने कोई थ्रेड बांध दिया है सर्कल आपका एक सिलेंडर के ऊपर, और जैसे ही मैं थ्रेड को खींचूंगा तो ये प्रोफाइल निकल के आएगा। ठीक है, और ये प्रोफाइल हम पढ़ते हैं मशीन डिज़ाइन के अंदर। और बेसिकली क्या है, हमारा दो तरीके से मेथड होता है। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन इज रोल राउंड द सर्कल और अ पॉलीगॉन विदाउट स्लिपिंग। तो हमारा ट्रेस आउट क्या होता है, इन्वॉल्यूट होता है। फर्स्ट मेथड तो ये है जब हम स्ट्रेट लाइन को रोल करें एक किसी सर्कल के ऊपर। दूसरा मेथड ये हमारा ये बता रहा है स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है हमारा इन्वॉल्यूट का, कि हम एक सर्कल जो हमारा पाथ रेडियस बाय पॉइंट आपका क्या है अनबाउंड करें किसी सिलेंडर या फिर हमारा सर्कुलर के ऊपर। ठीक है, दो तरीके के मेथड है हमारे इन्वॉल्यूट को जनरेट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। तो स्पेस देखिए इस गियर का जो साइज होता है वो किसके द्वारा स्पेसिफाइज करते हैं, वो हम करते हैं पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर। और पिच सर्कल बेसिकली क्या होता है, देखिए पिच सर्कल क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा जो गियर है, तो हमारे जो एक्चुअल मीटिंग हो रही है जो हमारी गियर की, ठीक है, ये मान लो गियर का टीथ है हमारा। ठीक है, और ये आपके टीथ है। तो जो एक्चुअल मीटिंग हो रही है गियर की, तो वो वाला पॉइंट होता है, वो बताता है आपका पिच सर्कल। और इसी से हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं हमारे गियर्स को। ठीक है, अब गियर टर्मिनोलॉजी थोड़ी देख लेते हैं। देखिए बेसिकली तो ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये आपका बताता है, ये जो यहाँ से पास हो रहा है ये बता रहा है पिच सर्कल। बिकॉज जब दूसरा गियर आएगा तो उसका जो गियर वो यहाँ मर्ज होगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल जो मीटिंग हो रही है वो यहीं हो रही है, और इसको बोलते हैं इस वाले जब यहाँ से यहाँ गियर आएगा तो बोलते हैं अप्रोच, और इसको बोलते हैं रिसेस। ठीक है, और बेसिकली पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए इसको पोर्शन बोलता है, नीचे वाला पोर्शन होता है फ्लैंक कहलाता है, अपर पोर्शन फेस कहलाता है, इसको बोलते हैं टॉप लैंड। ठीक है, और जो आपका टॉप लैंड के जो हमारे जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर से पास हो जाएगा सर्कल, उसको बोलते हैं अडेंडम। और ठीक है, और पिच सर्कल से लेके अडेंडम का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड अडेंडम। अडेंडम जो लेंथ होती है, ठीक है, अडेंडम डिस्टेंस होता है। और आपके पिच सर्कल से लेके आपका जो लोअर पोर्शन है टोटल डेप्थ तक का, उसको बोलते हैं डिडेंडम। ठीक है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्लियरेंस, जो कि हमारा प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा क्या हो, अंडर कट ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम गियर्स में डिस्कस करते हैं। सर्कुलर पिच हमारी देखिए ये बता रहा है, सर्कुलर पिच हमारी इससे पास हो रही है हमारे किससे, बेसिकली क्लियरेंस, और उसके आपके क्लियरेंस सर्कल्स के थोड़ा सा हमारा क्या है उसके साइड साथ से पास होती है, वो हमारा दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर पिच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो ये थे हमारे आज के एडवांस क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। अब देखिए इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए थे वो हमारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर कवर किए थे। ठीक है, तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपने कवर भी करने हैं ये वाली चीज़ें भी, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक अच्छी चल रही है। करंट अफेयर हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर मुझे वीकली करंट अफेयर चाहिए, तो अब हम वीकली करंट अफेयर डालेंगे। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वीक में कंप्लीट अगर करंट अफेयर नहीं ले पाते, वो डेली करंट अफेयर नहीं ले पाते। और जनरल स्टडीज़ की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी पॉलिटी कवर करी हुई है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स कवर करी हुई है, टेक्निकल हम चल ही रहे हैं, और मैथ और इंग्लिश हम डेली लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। एडवांस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाना है, नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।